समसामयिक घटना चक्र अतिरिक्तांक जीएस पॉइंटर में पूर्वावलोकन सार सीरीज के लिए जो हमने बात कही थी उसमें हम आधुनिक भारत इतिहास के साथ में इस श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। फिर प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के साथ में भूगोल और एनवायरनमेंट की भी जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन सार है उसका अध्ययन करेंगे। पूर्वावलोकन सार बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सभी स्टेट्स के उनके ऊपर बेस्ड है। ऐसे में जो इसके हमें 3-4 फ़ायदे मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एक तरीके से हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। दूसरे, हमें पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति के बारे में जानकारी मिल जाती है और भविष्य के लिए या फिर हमारा पढ़ने के लिए एक रणनीति किस प्रकार से हमें तय करनी है उस हिसाब से हमें जानकारी मिल जाती है। तो आधुनिक भारत की इतिहास सीरीज में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ में आधुनिक भारत का इतिहास का आगाज होता है। तो वहीं से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्ट है कि वास्को डी गामा कालीकट केरल कब पहुंचा था। तो कालीकट केरल के तट पर वास्को डी गामा पहुंचा था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था और जब भारत में समुद्र की जो राष्ट्रीय समुद्री रास्ते थे उनकी खोज नहीं हुई थी और उनकी खोज में काफ़ी सारे लोग और नए नए जगहों की खोज कर रहे थे, उसी दौरान 1498 ईस्वी में कालीकट केरल पर आकर के वास्को डी गामा तट पर उतरे थे और वहीं पे एक जमोरिन राजा ने उनका फिर स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने आकर के जब यहाँ पर अपनी बस्तियाँ बनाई और उसके बाद में जब पुर्तगाली उपनिवेश भारत में स्थापित हुआ तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था यही प्रथम वायसराय बना भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का। तो वास्को डी गामा कालीकट केरल पहुंचे थे 1498 ईस्वी में और पुर्तगाली उपनिवेश के जो प्रथम वायसराय थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो बने थे। वास्को डी गामा का कालीकट केरल पर स्वागत किया था राजा जमोरिन ने। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ समुद्री यात्रियों के बारे में और वो किस देश से जुड़े हुए थे इस बारे में। तो वास्को डी गामा के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया कि ये पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज की ये स्पेन के थे और कैप्टन कुक साहब ये थे ब्रिटेन के और तस्मान ये थे हॉलैंड के। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति था उसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क कहलाता है भारत में जो पुर्तगाली शक्ति है उसका वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली जब भारत में आया तो इन्होंने जो अपना प्रथम दुर्ग स्थापित किया था इन्होंने प्रथम दुर्ग स्थापित किया था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले, मध्यकाल में जो भारत से सबसे पहले व्यापार जिन्होंने स्थापित किया था वो थे पुर्तगाली ही थे। भारत में संभवतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया था वो स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिनसुरा, हुगली, श्री रामपुर फैक्ट्रियों में से कौन सी फैक्ट्री थी जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। जो हुगली है वो फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। पांडिचेरी पर जो कब्जा करने वाली सबसे पहली शक्ति थी वो थी यूरोपीय शक्ति जो थे पुर्तगाल। तो पुर्तगाली ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पांडिचेरी पर सबसे पहले कब्जा किया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा भी किसने बनाया तो वो बना दिया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का जो संस्थापक था उसका नाम था जॉब चारनाक। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जो दक्षिण भारत में लगाया था वो लगाया था मछलीपट्टनम में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपनी जो पहली कंपनी थी वो 1633 ईस्वी में उड़ीसा में लगाई। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को 1746 में मद्रास पर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो जो डुप्ले था वो किसका सेनापति था तो वो था फ्रांसीसियों का सेनापति। और पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री उड़ीसा में कारखाना लगाया था वो लगाया था मछलीपट्टनम में 1633 ईस्वी में। भारत के साथ सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन से लोग थे। तो भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी डचों ने। इसके बाद में यदि हम देखें सत्य कथन क्या है तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने पोर्ट विलियम्स की स्थापना की। तो डचों को पुर्तगालियों ने क्या किया था, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और कोच्चि में जो उन्होंने किसकी स्थापना की थी, फोर्ट विलियम की। तो फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की, डचों ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। पहली चीज तो ये थी कि भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसमें बहुत कमी थी। राजा सब छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था जबकि यहाँ के अधिकतर सैनिक अप्रशिक्षित थे या फिर उस यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित नहीं थे। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और भारतीय राजा जो थे वो अभी भी परंपरागत ढंग से लड़ते थे। सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, वो जिधर से उन्हें फायदा मिलता था उधर चले जाते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें जो अच्छा वेतन देता था उनकी सेवा में वो लग जाते थे। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार किस कंपनी को प्राप्त हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये है लिवेंट कंपनी। तो जिसको सबसे पहले व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था ब्रिटिश कंपनियों में, वो थी लिवेंट कंपनी। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। तो लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हुई थी उस समय भारत का बादशाह था अकबर।
वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया वो थे जहांगीर। तो जहांगीर के समय में पहला कारखाना स्थापित हुआ। हालांकि जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय सम्राट अकबर थे, परंतु जब तक वो यहाँ पर आकर के सेटल्ड हो पाते अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर जो थे वो शासन की गद्दी पर बैठे हुए थे। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था कि जो सबसे पहली कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो पहला कारखाना था वो जहांगीर के समय में आकर के लगा था। भारत ने 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी। तो जो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी वो उन्होंने 1613 में स्थापित की थी। कहाँ पर? सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था तो वो था थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को कहाँ पर हराया था? स्वाली में हराया था। और अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई वो कहाँ पर लगाई? सूरत में लगाई। किसके शासनकाल में सबसे पहला कारखाना लगा? वो लगा था जहांगीर के शासनकाल में। और लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय में भारत का बादशाह था अकबर। अब बात करते हैं कुछ और अधिक फैक्ट्स के बारे में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई लिया था। तो बंबई हासिल हुआ था अंग्रेजों को किससे? पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था तो वो थे सर जॉन चाइल्ड, जिन्हें भारत से निष्कासित कर दिया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? तो जो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया जाना, ये कारण बना था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य में लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में। अब कुछ युद्धों की सूची है और कुछ संधियों की सूची देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसकी संधि हुई थी? वो हुई थी एक्सला चैपल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध था जब चल रहा था तो ये समाप्त हुआ था अनिर्णायक। इसके बाद में जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था इसका अंत हो गया था पेरिस की संधि के बाद में। कई बार ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, जब पेरिस की संधि आती है तो हमें लगता है कि युद्ध कर्नाटक में हुआ, तो पेरिस की संधि से कैसे समाप्त हुआ? एक्चुअली में जब जो बेसिकली क्या होता था कि जो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध शुरू होते थे भारत में, तो जब मूल फ्रांस में और इंग्लैंड के बीच में जब युद्ध शुरू हो जाता था तो जो जहाँ जहाँ ये कंपनियां कार्य करती थी वहाँ पर भी इनमें आपस में युद्ध शुरू हो जाता था। तो जब वहाँ संधियाँ हो जाती थी तो यहाँ पर भी युद्ध विराम हो जाता था। प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें किसकी हार हुई थी? तो इसमें जो हैदर अली था उसने अंग्रेजों को हरा दिया था और ब्रिटिश की क्या हुई थी? हार हुई थी। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति की आरंभ किया था वो था डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था वो था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? वो हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉल बर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। तो बंगाल में जो डचों ने कारखाना स्थापित किया था वो था चिंसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में शक्ति संतुलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वो क्या थी? बहुत अधिक शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और सबसे अंत में कौन आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे। तो पुर्तगीज और उसके बाद में डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर किसकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी। तो पांडिचेरी जो थी वो फ्रेंच से रिलेटेड है। गोवा में पुर्तगीज फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी और जो ट्राकेन बार है ये इसमें डेनिश डेन लगे हुए थे। और जो मद्रास है यहाँ पर डचों की फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी। तो इसे आधुनिक ट्रावनाकोर के नाम से जाना जाता है। यूरोपियों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया था? तो वो आए थे फ्रांसीसी। हमने देखा ये पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज और तब उसके बाद में फ्रांसीसी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, यहाँ से बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें और ज़्यादा हमारे लिए स्टार्ट होती चली जाएंगी। तो अब चीज़ें थोड़ा सा गहरी होने वाली हैं यहाँ से। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जिसे नियुक्त किया गया था मुगल सम्राट के द्वारा वो था मुर्शीद कुली खान। बम याद रखिए, बासे बंगाल माँ से मुर्शीद कुली खान। तो मुर्शीद कुली खान वो अंतिम जो गवर्नर था जिसे मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था। वह युद्ध जिससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो गया वो था 1757 का प्लासी का युद्ध, जो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? तो वो प्लासी के युद्ध में। हालांकि जो बक्सर का युद्ध था, बाद में जो बक्सर की संधि होती है और बक्सर के युद्ध के बाद में जो इलाहाबाद की संधि होती है, वहाँ से बेसिकली जो अंग्रेजों का प्रभुत्व है वो भारत पर फिर एकदम परफेक्टली स्थापित हो जाता है। बंगाल वाले हिस्सों में खास तौर से पूरे भारत में ही बल्कि एक इम्पैक्ट पड़ जाता है उसका।
भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा कार्नेवालिस में से जिसे स्वर्ग में उत्पन्न सेना नायक कहा गया, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा गया, स्वर्ग में उत्पन्न सेना नायक कहा गया। प्लासी का युद्ध मैदान जो है वो कहाँ पर है, तो वो है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1757 में। बंगाल का नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी वो कौन है, मीर कासिम। ट्रिपल एम है, मुर्शिदाबाद, मुंगेर और मीर कासिम। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के गया मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध वो कौन सा था, तो वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो वो थे शाह आलम द्वितीय। अब बक्सर का जब युद्ध हुआ तो बस से याद रख सकते हैं, बक्सर का युद्ध और शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय में बंगाल का जो नवाब था वो कौन था, तो बंगाल का नवाब उस समय में था मीर जाफर। क्योंकि जो मीर कासिम थे उन्हें अपदस्थ किया गया था, इसलिए बक्सर की लड़ाई हुई तो मीर कासिम के साथ में थी। और उस समय जो बंगाल का नया गवर्नर जो नवाब बन गया था वो था मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती कौन सा, तो वही बक्सर का युद्ध है हमारे लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किसने की थी, तो शाह आलम द्वितीय। चूंकि दिल्ली के उस समय में जो सम्राट थे इसलिए इन्होंने इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की किसने, मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिए गए, कौन था वो, लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। कब दी गई थी, 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था किसे, मोहम्मद रजा खान को। तो इलाहाबाद की जब संधि हो गई तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, मोहम्मद रजा खान को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह है खासी। तो सबसे पहले जो थी गारो खासी जयंती आप सुनते हैं मेघालय में, जो खासी जनजाति थी उसके संपर्क में सबसे पहले आए थे 1765 में दीवानी जब मिली थी ब्रिटिश को। उसके बाद में 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या था, सबसे पहले अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर बांडीवास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। बांडीवास के युद्ध कब हुआ था, 1760 में। किसने किसको हराया था, ब्रिटिश सेना ने फ्रेंच को हराया था। ये एकदम निर्णायक युद्ध था बांडीवास का। इसके बाद में फ्रेंच का सफाया हो गया था भारत से।